हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। हमने इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे, इंडस्ट्रीज के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंड मैनेजर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं उस बारे में। अब बारी है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कोई भी हायरार्की मेंटेन नहीं होती, द स्टार्टअप कल्चर। यस स्टूडेंट्स, ये सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग। सो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड निकाल लो अपनी कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें हम लिखेंगे सारे अच्छे से नोट्स एंड उसके सारे एक्सप्लेनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड्स की भी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अगर बात करें कि कोर्सेज की, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इसके साथ साथ हम आपको DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां हम आपको तैयारी कराते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करो, कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम प्रेजेंट, हम आ चुके हैं। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग डालिए सब। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, एक चेन ऑफ कमांड था। ठीक है, अगर मिडिल लेवल मैनेजर को टॉप लेवल CEO से बात करनी है, सो उनको सबसे पहले तो अपने हेड, फिर वो अपने हेड, इस तरह से एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती थी कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए। अगर ग्राउंड स्टाफ के कोई वर्कर को कोई मेडिकल इशू हुआ है एंड उनको परमिशन चाहिए कि CEO उनकी कोई मनी में हेल्प करे, सो ये चेन ऑफ कमांड है। पहले वो अपने मैनेजर से डिस्कस करेंगे, फिर वो जाके CEO से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल में क्या होता है, हाय, हेलो, ब्रो, ऐसी भाषा यूज़ करी जाती है एंड ये स्टार्टअप कल्चर को स्टार्टअप कल्चर्स में ज़्यादा देखा जाता है। ओके, सो इन the formal organization structure, individuals are assigned various job positions. While working at those job position, individual interact with each other, develop some social and friendly group in the organization. The network of social and friendly groups forms another structure in the organization which is called as informal organization. तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है ना, सो बात करते करते एक रिलेशन डेवलप हो जाता है वर्कर्स के बीच में। वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। सब बोलते हैं आज मैं ये काम नहीं कर पाया, तू कर दे, ठीक है सर, मेरे को ये काम दे दो, सर मेरे ये कर दो। यानी रिपोर्टिंग भी बहुत नॉर्मल होती है। ठीक है, देखते हैं कल कर लेंगे। ऐसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो स्टार्टअप कल्चर्स में देखा जाता है। ठीक है, और अगर कोई परमिशन लगती है तो ऐसे बोलते हैं, अरे तुम तो अपने हो, मत पूछो, है ना। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी फ्रेंड्स वाली वर्किंग के साथ होती है कि दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं मिलके। ओके, सो द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड द मेन पर्पस ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो वहाँ किसी को ये नहीं लगता कि ओह बॉस डांटेंगे, छुट्टी ले ली तो। अगर बीच में चाय की ब्रेक ले ली तो कोई देख रहा होगा, पंच इन पंच आउट नहीं किया तो पैसे कट जाएंगे। तो ये सब दिक्कतें नहीं होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मन खुश रहता है। ठीक है, उसे लगता है कि बस काम से मतलब है ना, काम तो करके दे रहा हूँ। बाकी जो भी आउटसाइड चीज़ें हैं, जैसे पंच इन पंच आउट करना, रिपोर्टिंग करना, ये सब का कोई प्रेशर नहीं है, टाइमली सैलरी आ रही है, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय को ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था अपना इंट्रोडक्शन। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजिशन इंटरेक्ट विच ईच अदर टू फॉर्म द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड द जॉब पोजिशन आर क्रिएटेड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो अब जैसे मान लो कि मैं मैग्नेट ब्रेन्स में टीचर हूँ, ठीक है, ऐसे और सारे टीचर्स हैं, हम सब आपस में मिलके बात करेंगे, तो फिर हमारे बीच में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई है। ठीक है, तो अब हमें कुछ भी इशू होता है, हम अपने मैनेजर से जाके डिस्कस करते हैं, आपस में भी डिस्कस करते हैं एंड एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। राइट, सेम गोज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो अदर ऑर्गेनाइजेशन में मान लो परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर कॉफ़ी पी रहे हैं
एंड साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि सर देखिए ये वाले वर्कर के साथ ये प्रॉब्लम थी, इसको आप कैसे डील करते हैं। ऐसे क्या होता है कि एक रिलेशन डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस ये डेवलप होती है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ही नींव है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को जन्म फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं दिया है। कैसे? जब फॉर्मल स्ट्रक्चर के लोग आपस में मिलकर बात करते हैं, रिलेशंस डेवलप करते हैं, वहीं से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, now so if there is no formal structure, there is no job position and there will be no people working at the job and there will be no informal structure। सिंपल सी बात यहाँ पर बोल रहे हैं। तो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ठीक है, इस कंपनी का नाम है द ठीक है, द अगरबत्ती हाउस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 50 से 60 वर्कर्स हैं, 50 to 60 वुमेन वर्कर्स हैं जो लोअर लेवल में हैं। ठीक है, इनके ऊपर हैं 3 बॉसेस जो इनके पूरे काम को हैंडल करते हैं। एक प्रोडक्शन देखता है, एक इस जो ये प्रोडक्शन हुआ उसके सेल्स को देखते हैं, एक मार्केटिंग देखते हैं। फिर इनके ऊपर 2 लोग हैं जो ग्रोथ को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट वगैरह सब कुछ। ठीक है, सो आपने देखा छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम छोटी सी। और यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन क्या होता है, मेजर काम ये लोग करते हैं, प्रोडक्शन करके ये लोग देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल इनको लाके देते हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पर्सन। ठीक है, पूरा रॉ मटेरियल ये ला के देते हैं, ये वुमेन जो है काम करती है। अब ये लोग रोज एक ऑफिस में आते हैं। ठीक है, हायरार्की डेवलप्ड है इनके बीच में, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे अपनी दिक्कतें समझाएगा। अब ये लोग रोज एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, रोज सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे चले जाते हैं या 5 बजे चले जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कंप्लीट करके हर वुमेन को बोला गया आपको एक दिन में 200 अगरबत्ती बनानी है। ठीक है, तो उनका भी सब कुछ क्लियर है। अब ये आपस में जब बैठती हैं काम करने तो एक दूसरे से बात करती हैं। ठीक है, आज तुम्हारे घर में क्या हुआ, काम करते 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 बात करती जाती हैं एंड इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया है। एंड सेम गोज हियर, अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सर ऐसा चल रहा है, सर वैसा चल रहा है, सर अभी नहीं आ पाऊंगी कुछ दिन, सर पेमेंट देख लेना, तो इनके बीच में एक थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिहेवियर क्रिएट हो चुका है ना। इन लोग आपस में बात करते हैं। सो अगर मान लीजिए कि अगरबत्ती हाउस ही नहीं होता या ये फॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, सो क्या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप होता? तो आप क्या समझे, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जब लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करना चालू करते हैं एक दूसरे से। समझ गए? तो अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है सो देयर विल बी नो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। अगर नो फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर के जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्शन डेवलप करते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तब जाके इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। नाउ फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलोगे मैम हम मीनिंग में क्या लिखें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर स्टार्ट करने से पहले। मैम अगर मीनिंग लिखना हो तो हम क्या लिखें? सो आप लिख सकते हो कि द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ऑटोमेटिकली and the main purpose of such organization structure is getting psychological satisfaction। ठीक है, this network of, अब यहाँ पे बोला while working at those job position, है ना। आप बोलेंगे individuals are assigned various job position at a formal organization। ठीक है, while working at those jobs the individuals interact with each other and उनके फ्रेंडली ग्रुप्स, सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है यही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपने वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको ये भी समझा दे सकते हो कि आप अगर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो इनफॉर्मल भी नहीं होगा, क्योंकि बातें ही नहीं होंगी। अगर लोग नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी, तो लोग नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे तो बातें नहीं होंगी, बातें नहीं होंगी तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो सेम गोज हियर। अब आते हैं स्टूडेंट्स फीचर्स पे। ये बहुत ही इजी टॉपिक लग रहा होगा आपको, बट आंसर राइटिंग के टाइम पर आपके मार्क्स बहुत कटते हैं इसमें, इसलिए कीवर्ड्स पे फोकस करना। ओके, सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स। ठीक है,
देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई जॉइंड अ ऑर्गेनाइजेशन एंड वहाँ माई मैनेजर टोल्ड मी कि आप ना जाके लोगों से बात करो, तब लोगों को पता चलेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। तब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर वो पता चलेगा, और तब आप कहीं कुछ मांगने जाओगे सामने वाले पर्सन से कि ये काम मेरे को इस काम में हेल्प कर दो, तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे और आप पता होगा कि आप कौन सी पोस्ट पे आए हो, ठीक है। तो बात करने से क्या हुआ, एक फॉर्मेलिटी टाइप ही भले ही बट एक कनेक्शन डेवलप हुआ, ठीक है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ मैनेजर्स कुछ नहीं करते, यहाँ लोग आपस में बात करके खुद ही इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आपने ऑफिसेस में देखा होगा कि 4 लोगों का ग्रुप एक साथ लंच कर रहा है, दूसरे 4 का अलग लंच कर रहा है, दूसरे 4 का अलग, क्यों? क्योंकि वो 4 आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है। उनको मज़ा आता है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो यही होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जहाँ पर लोगों ने खुद, ऑफिस के लोगों ने खुद अपने कलीग्स को अपने ग्रुप्स में ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी। कोई भी किसी से भी किसी भी वक्त बात कर सकता है क्योंकि इनफॉर्मल है, ओके। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कोई भी किसी से भी कभी भी बात कर सकता है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता था स्टूडेंट्स, कि अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो ग्राउंड स्टाफ है उनको कुछ सुपरवाइजर को बताना है, तो पहले वो अपने मैनेजर को बताएंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे, फिर सुपरवाइजर परमिशन लेगा मिडिल लेवल मैनेजर से, फिर वो सीईओ से परमिशन लेंगे, फिर वापस चेन ऑफ कमांड नीचे आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। बट मान लो कि अगर वो ग्राउंड स्टाफ का कनेक्शन हो डायरेक्ट सुपरवाइज़र के साथ, ठीक है, या मिडिल लेवल मैनेजर के साथ, तो वो जाके बोलेंगे ना टिफ़िन खाते खाते कि सर वो काम है ना ऐसे अटका हुआ है, देखेंगे क्या आप थोड़ा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर ना आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, यहाँ कोई हायरार्की नहीं ऑब्टेन करनी पड़ती कुछ बात करने के लिए, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो लोग होंगे तभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि वो बातें करते हैं ना, राइट। सो ये हो गए फीचर्स का इनिशियल पार्ट। नाउ एडवांटेजेस, फीचर्स और एडवांटेजेस ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े सेम लगते हैं, बट ध्यान देना फीचर्स में क्या क्या कीवर्ड्स थे, ध्यान दो। यहाँ पर था कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज फॉर्म करते हैं इसको, ठीक है। डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन, यहाँ पता नहीं चलता किसने क्या बात बोली। एग्जिस्टेंस तभी होगा जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई हायरार्की नहीं फॉलो करनी। तो ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं इसको अच्छे से लिख लेना, ये कीवर्ड्स हैं फीचर्स के, ठीक है। कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके अलावा जो पॉइंट दिखेगा वो नॉट अ फीचर होगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस और फीचर्स बहुत सिमिलर लगते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लाइन जो है ड्रॉ करवाई है। अब एडवांटेजेस, पहला है फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें वो स्केलर चेन की हायरार्की में नहीं फंसना, लोअर टू बॉटम, लोअर टू मिडिल टू टॉप या टॉप टू मिडिल टू बॉटम, ऐसे हमें हायरार्की में नहीं फंसना, कोई भी किसी को कभी भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन, ना फुलफिल सोशल नीड्स, ठीक है। अब एक व्यक्ति को क्या चाहिए, उससे सब बात करें, उससे सब प्यार करें, ठीक है। तो आपस में जब एक दूसरे से बात करके काम होता है तो वहाँ पर सोशल नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं, साथ में एम्प्लॉयज़ मिलके, कॉलीग्स मिलके पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर ऑफिस। तो वो क्या है, सोशल नीड है ना, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, घर की दिक्कतें या ऑफिस स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, तो आपका माइंड लाइट होता है, सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, ओके। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़, कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो सब बात सुनी जाती है। नाउ करेक्ट फीडबैक, यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एकदम करेक्ट फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, रियल फीडबैक मिल जाता है। मैंने कई बार ऐसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पूछा है कि सर क्या बोल रहे थे मेरे बारे में, मतलब जो पर्सन सुन लेता है ना तो उससे एकदम रियल फीडबैक मिलता है।
या फिर आप डायरेक्ट भी जाके पूछ सकते हो हाउ इज़ माई वर्किंग, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी। बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही नहीं चलता आपने क्या गलत किया, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलता। जब तक फीडबैक नहीं मिलता इंसान इंप्रूव कैसे करेगा अपने आप को। तो यही एडवांटेज है इनफॉर्मल का कि फीडबैक अपन को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको अच्छे से एक बार रीड करो, देन हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, अब हम समझते हैं इसको डिटेल में, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसका बहुत स्ट्रैटेजिक यूज कर सकती है। जैसे जो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, है ना, सब लोग गॉसिप, र्यूमर्स, बातें और फ्रेंडली रिलेशंस जो बना रहे हैं इन ऑफिस, उन इन र्यूमर्स वाले ग्रुप से हमें ये पता चल सकता है कि आखिर एम्प्लॉयज़ खुश क्यों नहीं है। या फिर हमें ये पता चल सकता है अगर उनमें कोई विसल ब्लोअर यानी कोई ऐसा पर्सन हो जो आकर सीनियर या सुपीरियर को ये बता दे कि ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं, उनसे ये पता चल सकता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि जो लोग खुश नहीं हैं वो और अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाएँ। सो स्ट्रैटेजिक यूज भी हो सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। सो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू गेट बेनिफिट्स इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्किंग में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये बेनिफिट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर दीज बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं। फर्स्ट, the knowledge of the informal group can be used to gather support of employees and improve their performance। तो ये जो knowledge है informal group की, यानी उनमें क्या बातें हो रही हैं, उनमें क्या friendly relations हैं, उन लोग क्या आपस में information को exchange कर रहे हैं, क्या ये अगर ऐसा होता तो better होता। जैसे for example there was a factory, ठीक है, अब उस factory में क्या है कि workers कंटिन्यूसली बीमार पड़ रहे थे। ठीक है, अब उनमें से सब वर्कर्स अलग अलग डोमेन में थे, तो कोई का 3 का ग्रुप था, कोई का 4, तो सब आपस में बातें कर रहे थे। एंड एक वर्कर ने बोला यार अगर जो है अगर ये जो वॉशरूम एरिया है, जहाँ पर ये वॉशरूम एरिया है, यहाँ पर अपन काम करते हैं, इस वॉशरूम एरिया और हमारे काम करने की जगह में केवल 10 मीटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए तो यहाँ के इन्फेक्शंस अपन को नहीं आएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इन्फेक्शंस बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकते हैं। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं 10 आवर्स की शिफ्ट हमारी है, वो भी इतनी नज़दीक इस वाले एरिया से, तो इस वजह से हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो वहाँ पर आपस में वर्कर्स में डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, अब एक वर्कर ने बोला ना सिर्फ ये, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो वाटर कूलर है उसकी भी जगह वर्क वाली जगह से थोड़ी सी सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी है जो आरओ का वाटर है। ठीक है, हम वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे डस्ट फ्यूम्स इतनी ज़्यादा होती हैं, मशीनरी की जो फ्यूम्स होती हैं वो निकलती है, वो इतनी ज़्यादा होती है, उससे हमें नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, तो वर्कर्स ये आपस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अब उसी फैक्ट्री में मैनेजर्स थे, टॉप लेवल मैनेजर्स। अब एक होल टाइम डायरेक्टर ने रिसेंटली ज्वाइन किया। होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो पूरा समय ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी में डायरेक्टर है जिसमें उसको हायर किया गया। तो होल टाइम डायरेक्टर ने रिसेंटली ज्वाइन किया, उसने वर्किंग को समझा, तो उसने बोला सब कुछ सही है, A to Z सब सही है, बस ये जो रेस्ट इंटरवल्स है थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। हमें कंटिन्यूसली काम करना पड़ रहा है जिस वजह से हम बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि काश रेस्ट इंटरवल्स थोड़े से बढ़ जाते, ऐसा उसने कहा। अब स्टूडेंट्स उसने इस बारे में बोला, वहाँ पे एक पर्सन और बैठा था, उसने बोला कि रेस्ट इंटरवल्स तो ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है बार बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ठीक है, और मैं काम नहीं कर पाता, कई बार तो ऐसा होता है मेरी फाइल सेव भी नहीं हुई और कंप्यूटर हैंग हो गया। ठीक है, तो उसने सिस्टम के बारे में दिक्कतें आपस में अपने दोस्तों में बताई। ठीक है, अब आप यही सोचिए कि ये इनफॉर्मल ग्रुप्स जो बने हुए हैं, इनमें जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ये अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, तो कितना भला होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ये लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, इनको ये क्लियरली किसको बताना चाहिए, मैनेजमेंट को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इनमें से एक निकला विसल ब्लोअर।
ठीक है। तो विसल ब्लोअर को वैसे तो बोलते हैं चुगली करने वाला पर्सन, बट अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए, ठीक है। तो विसल ब्लोअर ने जाके सीईओ को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हो रही थी हम सब के आपस में बीच में, कि ना ये बोल रहा था कि यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाते हैं, और वो बोल रहा था रेस्ट इंटरवल्स, और वर्कर्स बोल रहे थे कि ना वाटर कूलर और ये वॉशरूम वाली दिक्कत बता रहे थे। तो उसी वक्त सीईओ ने मीटिंग बुलवाई एंड ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया, ठीक है। अब जो चीज़ें गॉसिप का हिस्सा थी अब वो ऑर्गेनाइजेशन का भला कर रही हैं। क्या आप समझ पाए इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को? सो कभी कभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ये गॉसिप, र्यूमर्स, टॉक्स, फ्रेंडशिप, सोशल रिलेशंस होते हैं, ये कभी कभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भला कर देते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो यहीं पर यही बात समझाई गई है। सो द नॉलेज ऑफ informal group can be used to gather support of employees and improve their performance. Okay students, through grapevine important information can be transmitted quickly. तो grapevine क्या होता है? आपने सुना होगा कि यहाँ पर तो कुछ मत बोलो, आग की तरह बात फैलती है। सुना है ना ऐसी बातें, ऐसी लाइन्स आपने सुनी होंगी। सो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? वो मेजरली गॉसिप और र्यूमर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में किसी ने कोई बात सुनी, वो आके दूसरे को बताएगा तुम्हें पता है ऐसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। यानी गॉसिप, र्यूमर्स और जो बोलते हैं ना पंचायत करने वाले लोग, सब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में होते हैं। सो कभी कभी क्या होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है क्विकली। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम सही हो और ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो। इट डिपेंड्स कि सोर्स क्या है उस इन्फॉर्मेशन का। कभी कभी कोई लोग केओस क्रिएट करने के लिए भी झूठी गॉसिप्स कर देते हैं। नाउ by cooperating with the informal groups, the managers can skillfully take the advantage of both formal and informal organization. So अब क्या होगा कि जो cooperating है informal groups के साथ, informal groups कौन हो गए? ये लोग जो लोग फ्रेंडशिप में हैं, मतलब ऐसे कॉलीग्स जो आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऐसे कॉलीग्स जो आपस में गॉसिप एंड र्यूमर्स करते हैं, ऐसे कॉलीग्स जो इन्फॉर्मेशन जो सही नहीं होती उसे भी स्प्रेड करते हैं, ऐसे कॉलीग्स जो दिक्कतें डिस्कस करते हैं। इन इनफॉर्मल ग्रुप्स का फ़ायदा उठाकर मैनेजमेंट क्या कर सकती है? इनके साथ कोऑपरेट कर सकती है और उनका एडवांटेज उठा सकती है ताकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कर सके। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यही है कि कई बार गॉसिप से भी हम कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। यस, पॉजिटिव सोचो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट्स दिक्कतें, यानी ऐसी चीज़ें, ड्रॉबैक्स, ठीक है। कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फायदे मैम आपने बता दिए, अब बताओ कि क्या क्या नुकसान है। ओके, सो स्प्रेड र्यूमर्स। अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर र्यूमर्स विच में मिसलीड द एम्प्लॉयज। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। कोई कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। अब स्टूडेंट्स इस कंपनी में रिसेंटली हायरिंग चल रही है, ठीक है, हायरिंग चल रही है। अब हायरिंग से बहुत सारे कैंडिडेट्स आए भी हैं और पुराने कैंडिडेट्स भी एग्जिस्टिंग हैं। ये कॉर्पोरेट कंपनी है, हायरिंग क्यों चल रही है? क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐप डेवलपमेंट का चालू होने वाला है, जिसमें इन लोग ने एक फॉरेन के क्लाइंट से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऐप डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जो पूरी की पूरी जो वर्किंग है वो एक ही इंसान के हाथ में है, वो है चेयरमैन ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था तो उन्हें खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ा एंड उन्होंने खुद को ही रिपोर्टिंग लीड बना दिया कि सारे काम उनके थ्रू ही डायरेक्ट होंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट। उन्होंने हायरिंग भी इसलिए की थी क्योंकि उन्हें अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए थे, उनकी टीम में भी अच्छे कैंडिडेट्स थे, बट और कैंडिडेट्स की ज़रूरत थी, प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक पुरानी एम्प्लॉय, ओल्ड एम्प्लॉय इनके पास गई, उसने बोला कि सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कर दें, इट्स बीन 4 years, मैं बहुत टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ठीक है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप प्रमोशन कर दें। तो उन्होंने बोला कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जो मैं प्रमोशन के बारे में सोच सकूँ। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, आई डिज़र्व अ प्रमोशन, अदरवाइज आई विल लुक फॉर अ स्विच।
तो उन्होंने बोल दिया आप जैसा चाहो आप कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में आप रिज़ाइन कर सकते हो एंड आपके पास हम आप चाहो तो हम आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको इमीडिएटली कहीं और जॉब मिल गई है तो, ठीक है। सो उन्होंने उसको सारे ऑप्शंस दे दिए, बट शी वॉज टॉकिंग वेरी रूडली एंड दैट पर्सन वॉज टॉकिंग, द चेयरमैन वॉज टॉकिंग वेरी सॉफ्टली एंड वॉज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन कि आखिर उसको क्या फील हो रहा है, ठीक है। सो द एम्प्लॉय टोल्ड कि सर मैं आपसे सच में बोल रही हूँ, मुझे प्रमोशन बहुत ज़रूरी चाहिए। तो सर ने उससे बोला एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस ऑन द पेमेंट टर्म्स। मैं आपका प्रमोशन नहीं कर सकता, आपकी पोस्ट नहीं बढ़ा सकता, बट मैं आपकी पेमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ बिकॉज आपका काम वाकई में अच्छा है, ठीक है। तो इसने बोला कि नहीं सर मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को वो डेजिग्नेशन चाहिए, ये 5-6 हज़ार से मेरा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बदतमीज़ी से बात करी, ठीक है। फिर क्या हुआ, सर को अच्छा नहीं लगा कि वो एक सीनियर पोजीशन में है एंड वो उनसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं एंड शी इज़ बीइंग वेरी अग्रेसिव। तो सर ने बोला HR विल टॉक टू यू। तो उनको ऐसा लगा, उन एम्प्लॉय को ऐसा लगा कि सर उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनने क्या किया, गुस्से में आके ये जो न्यू कैंडिडेट्स हायर हो रहे थे इनको आके बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन मत करना, यहाँ पे कभी प्रमोशंस नहीं होते, ठीक है। और ये भी बोल दिया ये जो प्रोजेक्ट के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट कभी चालू ही नहीं होने वाला, आपको पता है, मैंने खुद सुना है अपनी कानों से। और ऐसी झूठी झूठी बातें बोल दी इन न्यू एम्प्लॉयज़ को। अब ये जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं ये तो बेचारे न्यू जॉब है इनके लिए, है ना, और उसके साथ ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस प्रोजेक्ट के लिए। उन्हें तो ये सोचा था फॉरेन का क्लाइंट है, हमारे CV में ये प्रोजेक्ट हाईलाइट होगा तो हमारी तो लाइफ ही बदल जाएगी, ठीक है। सो ये छोटी कंपनी के लिए एक बड़ी बात होती है कि ग्लोबल आउटस्कर्ट्स से कॉन्ट्रैक्ट उनको करने के लिए मिले, ठीक है। सो न्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने आए और उनने जब ये र्यूमर सुना तो उनको बहुत ऐसा फील होने लगा। तो ये लोग गए, ठीक है, और चेयरमैन के पास गए कि सर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टिंग लीड हैं, हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वी हर्ड दिस। तो ये र्यूमर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट 70% ऑफ इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होती है वो थ्रू र्यूमर्स होती है, वो असली में होती ही नहीं है, वो इस तरीके से फ्लो होती है, गुस्से में, अग्रेशन में। समझ रहे हो आप बात। एंड ये आपकी केस स्टडी है, दिस वॉज द केस स्टडी इन योर एग्जामिनेशन। एंड वो ट्विस्ट करके इस तरीके से पूछा गया था और आपको पॉइंट बताना है कि ये तो डिसएडवांटेज है स्प्रेड र्यूमर्स वाला, ठीक है। तो कई बार मैं आपको ऐसे सिचुएशंस में डालती हूँ ताकि आप केस स्टडीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ। Okay, now no systematic working. Informal structure does not form a structure for smooth working of the organization. अब आपस में जब इतने फ्रेंडली रिलेशंस होंगे एम्प्लॉयज़ के बीच वर्किंग में, तो मान लो कि अगर किसी का काम करने का मन नहीं है, सो वो क्या बोलेगा, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, वर्क डिले होगा, सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं होगा। सो सेम गोज हियर, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज बेनिफिशियल बट सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती, काम कहीं ना कहीं सफ़र करता ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्टली may bring negative results in informal if informal organization opposes the policies and changes of management then it can be very difficult to implement them in the organization, ठीक है। तो कई बार informal जो organization में बातें होती हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ और मैनेजमेंट की वर्किंग के अगेंस्ट होती हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक पॉलिसी है कि हर एम्प्लॉय 10:30 पर बायोमेट्रिक पे चेक इन करेगा एंड 7:30 पर चेकआउट। उनकी 9 आवर्स ऑफ वर्किंग है और वो उस हिसाब से पे भी करते हैं। वैसे 8 आवर्स ऑफ वर्किंग होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, बट इनकी 9 आवर्स ऑफ वर्किंग है क्योंकि इनका काम ज़्यादा है, उस हिसाब से वो पे भी अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। तो एक एम्प्लॉय है जो आराम से 11:30 पे आ रही है, दूसरी एम्प्लॉय है जो आराम से 12 बजे आ रही है जैसे वो आती थी, तीसरी एम्प्लॉय है जो 8 बजे ही आ जा रही है और शाम को 5 बजे ही निकल जा रही है। तो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई भी कभी भी आ जा रहा है, कोई भी कभी भी चले जा रहा है। सो यही बात होती है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और चेंजेस होते हैं मैनेजमेंट में, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इनके पैसे कटेंगे तभी ये सुधरेंगे, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें ठीक करने में। या तो दूसरा ऑप्शन यही बचता है, अगर ये लोग नहीं ठीक हुए, कि इनको फायर कर दो
रखो एंड नए कैंडिडेट्स को हायर करो जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को समझ सके। आप खुद सोचिए, अगर आप सुबह 8 बजे आ रहे हो, वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहेगा ऑफिस में, फटाफट काम करोगे। आपकी बॉस को नीड हुई 6:30 पर, जब बॉस खुद प्रेजेंट है, ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो, आपकी नीड हुई 6:30 पर, आप क्या बोलोगे? सर आई एम ट्रैवलिंग ऑन माई वे बैक टू होम, आई केम एट 8 AM। आप ऐसा नहीं बोल सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर इनफॉर्मल तरीके से लोग चलें तो बस पॉलिसीज़ गई, पॉलिसीज़ को आप एक डिब्बे में डालो और बंद कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में लोग जो हैं अपने बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते। इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, क्या सोच रही है? जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी और फिर शाम को शॉपिंग पे जाऊंगी, यही सोच रही थी ना वो। बट एक्चुअली में बॉस को उसकी नीड थी 6:30 बजे और बॉस को काम नहीं हो पाया, ठीक है, तो उनको क्या लगेगा, यार दिस हैज़ बीन अ रेगुलर प्रैक्टिस, शी ओनली थिंक्स ऑफ हरसेल्फ। व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इफ वी आर प्रोवाइडिंग दिस मच फ्लेक्सिबिलिटी एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस रूल ऑफ चेक इन एंड चेकआउट, अदरवाइज द वर्क विल कॉम्प्रोमाइज। सो ये सब चीज़ें बॉस बोलेगा गुस्से में आके, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन होगा जिसका काम अफेक्ट होगा, उसने आपको पैसे दे रहा है वो काम करने के, वो बोलेगा ही, आप उस पर अग्रेशन नहीं शो कर सकते। सो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा उनको? इससे बेटर है कि इनको फायर कर दो ऐसे लोगों को, ठीक है, और नए कैंडिडेट्स हायर करो। फिर इनको ये लोग फिर क्या करेंगे? रिव्यूज़ देंगे, द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, द वर्स्ट, अपने ऊपर नहीं देखते हैं, ठीक है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, लोग अपने बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भूल ही जाते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइट क्विटिंग एक टर्म है स्टूडेंट्स, आजकल एक टर्म चल रहा है क्वाइट क्विटिंग, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जो सुबह में 10 बजे आया, उनकी वर्किंग शाम को 6 बजे तक है, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, सुबह 10 बजे आया, शाम को 6 बजे। 6 बजे एक प्रोजेक्ट का छोटा सा एक वर्क आया, इसने बोला सॉरी माय वर्क हैज़ बीन ओवर, आई विल लुक टू दिस टुमारो, ठीक है। यहाँ पे सर ने कुछ काम दिया इस एम्प्लॉय को, कुछ वर्क दिया और कहा अपने आइडियाज़ भी इसमें इम्प्लीमेंट करना। उसने सिर्फ काम कर दिया, आइडियाज़ के बारे में सोचा ही नहीं, जो बोरिंग सा वर्क है वो कर दिया, क्रिएटिविटी, इनोवेशन ये सब नहीं दिखाया उस एम्प्लॉय ने। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि जितना काम ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा ना अपन 1 रुपये का काम नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी नहीं शो करेंगे। इसको बोलते हैं क्वाइट क्विटिंग, यानी अपनी तरफ से एम्प्लॉय एफर्ट नहीं डालते हैं। एंड क्वाइट क्विटिंग इज ऑल्सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही माना जाता है। वो क्यों करे काम जब उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे? सो ये सब थॉट प्रोसेस होती है, जबकि उन्हें क्या सोचना चाहिए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर वो इन आइडियाज़ को लेके आएंगे तो हो सकता है कि फर्दर प्रोजेक्ट में उन्हीं का नाम अनाउंस हो सकता है वो प्रमोशन का पार्ट बने। सो देर आर ऑलवेज 2 sides to a coin, one is the negative and one is the positive, but unfortunately in an informal structure employee fails to see the positive side. Now informal structure gives more importance to satisfaction of individual interest as compared to the organization interest. समझ में आई बात आपको? अब आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो। अगर आपने अभी तक आपको कोई भी डाउट आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताइए कि आप किस तरीके से, आपने कौन से इंस्टेंसेस आपने देखे अपनी रियल लाइफ में जिसमें आप ये वाले पॉइंट्स को डेली बेसिस पे सुनते आ रहे हो कि ऐसा हो रहा है, क्वाइट क्विटिंग हो रही है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखे जा रहे, र्यूमर्स से इतना नुकसान हुआ, र्यूमर्स से इतना बेनिफिट हुआ। ये सारी चीज़ें आप कहाँ देखते हो अपनी रियल लाइफ में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वंडरफुल टॉपिक पर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स आप निकाल लीजिए अपनी कौन सी रजिस्टर, क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर, क्योंकि वहीं पर मैं ये टॉपिक लिखवाऊंगी आपको एंड ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी है एज वेल एज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वाले पेज को आप चाहो तो दोनों में लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऊपर से कंसेप्ट रजिस्टर में भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सी कॉपी में लिखना है। ओके नाउ अब डिफरेंस बिटवीन में हमें हमेशा क्या बनानी होती है? टेबल। अगर आप टेबल नहीं बनाओगे यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ठीक है। तो टेबल बनानी होगी, सीरियल नंबर, बेसिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल।
ठीक है। नाउ फॉर्मेशन, बेसिस क्या है? फर्स्ट फॉर्मेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? प्लान तरीके से बनती है। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? स्पॉन्टेनियसली, र्यूमर्स, गॉसिप्स, इस सब चीज़ों से बनती है, ठीक है। तो आपको ये गॉसिप्स, र्यूमर्स एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। कई बार तो ये बेनिफिट करती है, कई बार नहीं। सो अभी तक इतना ड्रॉ करो, फॉर्मल, ये पूरी टेबल बनाओ, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ओके स्टूडेंट्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जब आप टेबल बनाओ तो सीरियल नंबर जरूर लिखना, ठीक है। कई बार आप लोग भूल जाते हैं। टेबल बनाइए, देन हम सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, ओके। ओके अब आते हैं पर्पस पर। तो पर्पस अगर मैं बात करूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू वर्क सिस्टमैटिकली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं। कैसे? सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को बोलता है कि कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। अब सुपरवाइजर को कोई भी दिक्कत आती है, वो डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनके मैनेजर एक्चुअली वर्क के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो सुपरवाइजर उनको रिपोर्ट करेगा। एंड प्रोडक्शन मैनेजर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो टॉप लेवल मैनेजर से डिस्कस करेंगे। सो आपने क्या देखा, एक सिस्टमैटिक हायरार्कियल फ्लो है जो चल रहा है, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टू वर्क सिस्टमैटिकली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ये दिक्कतें जब एलिमिनेट होती जाएंगी तो क्या अचीव होगा? प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट ही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ना सिर्फ प्रॉफिट, एक्सपेंशन भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ठीक है। मैंने आपको 3 बताए थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस कवर होनी चाहिए। सर्वाइवल न्यू बिजनेसेस के लिए होता है, प्रॉफिट एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, एंड ग्रोथ सारे बिजनेसेस के लिए होती है। हर बिजनेस चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे, ओके। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब बातें होंगी तो मन हल्का होगा, और मन हल्का होता है तो क्या अचीव होता है स्टूडेंट्स? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नाउ बिहेवियर ऑफ मेंबर्स अंडर फॉर्मल स्ट्रक्चर, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स। या फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है? एम्प्लॉइज कैसे बिहेव करेंगे, किसको क्या बोलना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, ये मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। बट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज। हे ब्रो, व्हाट्सअप, हाउ, व्हाट अबाउट द वर्क, हाउ आर यू डीलिंग विद द थिंग्स, ओ दैट पर्सन इज अ जर्क, ऐसी चीज़ें यूज होती हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि सब कुछ एक हायरार्की के हिसाब से चलना पड़ता है। इनफॉर्मल में क्या होता है? इन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ओवर द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, बट if the behavior of informal group is bringing negative results then the management may interfere। अब इसका एक केस स्टडी आपकी सिलेबस में गिवन थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके जो वर्कर्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे एंड मैनेजर्स की बुराई कर रहे थे। ओ सी द ड्रेस, शी थिंक्स हर सेल्फ ऑफ अ डायरेक्टर, शी डजंट डिजर्व टू बी अ डायरेक्टर, ऐसी लाइन्स पास कर रहे थे। एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हु वर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट, ठीक है। सो मैनेजर्स ने उनको बुलाया एंड उनसे बोला कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके सीनियर्स के कपड़ों को लेके, डू लेट अस नो कि व्हाट इज़ द इशू, हाउ इज इट अफेक्टिंग द वर्किंग, हाउ इज इट पेइंग योर सैलरी। तो ऑब्वियसली तब वो उनको ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी नेगेटिव फीडबैक्स करना पर्सनली भी अलाउड नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनली भी अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको बचपन में बोलते थे बुली करना किसी को, एंड वो प्रोफेशनली क्या बन जाता है? टॉक्सिसिटी। बड़े होके क्या बन गई वो? टॉक्सिसिटी। बचपन में क्या बोलते थे? बुली कर रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक दिस, ओके। सो बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सा है ना, मैनेजमेंट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करी, वो इनफॉर्मल बिहेवियर होता है। फॉर्मल यानी सब एक दूसरे से सर, मैम, काइंडली हेल्प मी, ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सो वो एक फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपन नेक्स्टली लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा फोर्थ पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन का। सो अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ना कि अगर 1 प्रोडक्ट लाइन हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हो तो डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल डिफाइंड क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो डिसाइड करता है स्केलर चेन
और डिफाइन करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप। स्केलर चेन क्या होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, पूरी हायरार्कियल चार्ट होती है जिसमें कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट, वो सब मेंशन्ड होता है। ठीक है। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, यूजुअली स्टार्टअप्स में ऐसा देखा जाता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फिक्स्ड सुपीरियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई स्केलर चेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आपस में फ्रेंड्स की तरह होता है। आजकल ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बट एक्चुअल में जो इफेक्टिव है वो है फॉर्मल। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप कल्चर जो चल रहा है आजकल, जिसमें कोई फिक्स सुपीरियर, कोई फिक्स सबऑर्डिनेट, कोई स्केलर चेन, कुछ भी हायरार्की नहीं है, वहाँ पे लोग काम ही नहीं करेंगे। अगर काम करेंगे, अगर उसको पॉजिटिवली लें तो इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि फ्री माइंड रहेगा, कोई आपसे पूछने के लिए नहीं है काम खत्म हो या नहीं हो, आपका फ्री माइंड है, आप क्रिएटिविटी के लिए ओपन हो। पॉजिटिवली लो तो आप एन नंबर ऑफ रिजल्ट दे सकते हो, बट अगर इसको नेगेटिवली लो तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन बंद होने में 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे। ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन, अंडर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑल द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू स्केलर चेन एंड द मैनेजर्स प्रेफर रिटर्न चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में सारी इंफॉर्मेशन मेल्स के थ्रू दी जाती है। इवन आई हैव वर्कड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर मेल्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि सब चीज़ें रिकॉर्ड हों। ठीक है। नाउ अब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी साइड। ठीक है, मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, फिक्स्ड पाथ नहीं है, कोई नो फिक्स्ड पाथ, यानी कोई सिस्टम नहीं है, आज चलते चलते बोल दिया भाई ये कर देना, ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन पास करना, वो भाई भूल ही जाएगा काम करना। ठीक है। नाउ उसके बाद लीडरशिप, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप। ठीक है, द पर्सन विथ हाईएस्ट अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज द लीडर। जैसे द चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज द लीडर। ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। द प्रोडक्ट ओनर इज द लीडर, सेम गोज हियर। ठीक है, जनरली मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं। ओके। नाउ यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, यहाँ नो रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप। द पर्सन विद लोएस्ट अथॉरिटी ऑल्सो कैन बी अ लीडर। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो सुपीरियर हो, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वही लीडर होगा। तो यहाँ पर वो वाला लीडर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो इवन सबसे लो पोस्ट पे है उसको ही बोल देंगे हाँ यू लीड द टीम, ऐसा। तो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। नाउ स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल and durable, last for a long period of time, because once the organization structure is made, it exists till the survival of the organization। क्योंकि यहाँ सब सिस्टमैटिक हो रहा है इसलिए ज़्यादा ड्यूरेबल है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज एम्प्लॉयज कैन चेंज देयर फ्रेंडली एंड सोशल ग्रुप वेन एवर दे डिजायर्ड। आप यूँ अपने फ्रेंड्स कॉलीग्स बदल सकते हो जब मन चाहे, तो कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है इसकी। ठीक है, ये उस ब्रेड की तरह है जो 2 दिन में एक्सपायर हो जाती है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर ये उस वुड की टेबल की तरह है जो एक बार बन चुकी है, वो सालों साल काम आएगी। ठीक है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा बेटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस बिटवीन में आपको 5 to 4 पॉइंट्स एग्जाम में पूछते हैं, बट स्टिल आपके सिलेबस में टोटल 10 पॉइंट्स गिवन है। नाउ आते हैं पॉइंट नंबर 8, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। अंडर फॉर्मल स्ट्रक्चर द एम्प्लॉयज स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, and in case they are not following the rules and regulation, there will be penalty on them। इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको कि अगर मैनेजर ने ये बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट है, डेली इस प्रोजेक्ट का आपको 10% कंप्लीट करके जाना है, प्रोजेक्ट का जो वर्क उस एम्प्लॉय को अलोकेट हुआ है उसका 10% उसे डेली कंप्लीट करना है। फेलिंग दिस विल लीड टू 50% डिडक्शन इन सैलरी। ठीक है, तो ये रूल्स हैं कि आप आए हो, आप 8 घंटे बैठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 10% भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, देन योर वर्क शुड बी क्वेश्चनड। ठीक है, तो 10% फिक्स कर दिया, उससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पे होगा, उससे कम करोगे तो फिर आपका जो पेमेंट है वो डिडक्ट होगा। ठीक है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, 50% उस डे का सैलरी आपका डिडक्ट हो जाएगा। मान लो आपको 1100 रुपये मिलते हैं एक दिन के, तो आपको उसका हाफ मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर
ये पेनाल्टी लग जाती है अगर आप रूल्स को फॉलो ना करो तो। जैसे एक और यहाँ पे मैं रूल बताऊंगी, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका चेक इन टाइम है 10:30, अगर एम्प्लॉय 11 बजे तक आ जाता है तो चलो ठीक है ना, बट अगर एम्प्लॉय 11 के बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि उसका हाफ डे नोट होगा। उसका क्या नोट होगा? हाफ डे। आपको इतना ही लेट आना है तो घर पे रहो, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ये रूल्स बनाती है, ठीक है। उसका क्या नोट होगा? हाफ डे। हाफ डे नोट होगा तो हाफ डे के पैसे मिलेंगे, वो खुद बे खुद टाइम पे आना चालू कर देगा। सो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नहीं फॉलो करोगे तो पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर नॉट फॉलोइंग देयर इज ऑल्सो नो पेनाल्टी। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं भी करो, 1-2 रूल्स हों भी अगर, कोई पेनाल्टी नहीं है। ऐसे बोल देंगे यार देख लेना, अगली बार से ऐसा मत करना, ऐसे बोल देंगे, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंटरडिपेंडेंस। फॉर्मल स्ट्रक्चर इज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट सिस्टमैटिकली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज ओवर। यहाँ पर क्या है? सब कुछ इंडिपेंडेंट है, सबको अपना काम पता है और सब सिस्टमैटिक है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जब खत्म भी हो जाए तब भी कोई न्यू एम्प्लॉय भी ऐड हो जाए, रिजाइन कर दे कोई सिस्टम चेंज हो जाए, सबको पता है किसको कब क्या करना है, इसलिए दिक्कत नहीं होती। इंटरडिपेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है कि ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा। यहाँ पे पता है एक लाइन बोली जाती है फॉर्मल स्ट्रक्चर में, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द वर्क गोज ऑन फॉर एवर, है ना। तो इस तरह की लाइन बोली जाती है स्टूडेंट्स। नाउ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा उसी के लोग जब बातें करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, तभी तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। नाउ फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ टॉप टू बॉटम होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। और यहाँ पर सारे डायरेक्शंस में यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। टॉप लेवल लोअर लेवल से बात कर रहे हैं, लोअर लेवल मिडिल लेवल से, फिर मिडिल लेवल टॉप से, मिडिल लेवल लोअर से, यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि टॉप डायरेक्शंस देंगे लोअर मिडिल लेवल को एंड मिडिल लेवल डायरेक्शंस देंगे लोअर लेवल को, ठीक है। तो अथॉरिटी इस तरीके से फ्लो होती है। तो आई होप आप वीडियो पॉज कर करके सारे नोट्स बनाते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके। अब ये वाला फ्लो चार्ट आपको बनाना है ध्यान से, पर इसको समझो पहले, देन हम बनाएंगे, ओके। सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को देखिए, सबसे ऊपर है जनरल मैनेजर, ठीक है। जनरल मैनेजर जो सबका मैनेजर है ना, ही इज एट द टॉप। नाउ इन जनरल मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है एंड परचेज मैनेजर है, ठीक है। तो ये क्या है? डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, ये सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं और ये परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन ऑफिसर, यानी प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आते हैं प्रोडक्शन ऑफिसर जो पूरा काम करवाते हैं, इनके नीचे हैं सेल्स ऑफिसर, इनके नीचे हैं परचेज ऑफिसर। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये जनरल मैनेजर डायरेक्शंस दे रहे हैं सेल्स मैनेजर को, जनरल मैनेजर डायरेक्शंस दे रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को, जनरल मैनेजर डायरेक्शंस दे रहे हैं परचेज मैनेजर को, ठीक है। इतना समझ आया? फिर प्रोडक्शन मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट प्रोडक्शन ऑफिसर को डायरेक्शन दे रहे हैं और ये अपने सबऑर्डिनेट सेल्स ऑफिसर को और ये अपने सबऑर्डिनेट परचेज ऑफिसर को डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जितनी भी मैंने येलो कलर से मार्किंग करी है ये सब क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये कैसा है स्टूडेंट्स? फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब अथॉरिटी यहाँ पर टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है। आपने देखा ये टॉप फिर बॉटम, फिर इनके लिए ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं ग्रीन कलर से मार्क करिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर हायरार्की ब्रेक करके, वैसे उनको कैसे जाना चाहिए? उनको इस तरह से जाना चाहिए, है ना।
ये जो सेल्स ऑफिसर है, अगर इनको इनसे कोई बात करनी है तो इनको एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने हेड को बताएं, फिर वो अपने हेड को बताएंगे, फिर वो यहाँ पे बात करेंगे, फिर बात होगी। पर इनने चेन ब्रेक करी, ये डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये भी आपस में इस तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है वो क्या है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना। आप चाहो तो 2 कलर्स की पेन ले लो स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में बनाना पड़ेगा जब डिफरेंस बिटवीन आएगा तो, ठीक है। या फिर और इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बनाने को आया, और आपने ये अगर फ्लो चार्ट बना ली तो बस ये समझ में आ जाएगा कि यू हैव रेड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी केयरफुली। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट विच यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक्स नाउ। अब आते हैं स्टूडेंट्स केस स्टडी पर। सो अभी तक अगर आपको पूरा कंटेंट समझ में आया, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड अपनी जो कमेंट बॉक्स में उसमें लिखो कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ चुका है, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हो। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स केस स्टडी पर। सो कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स, कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स। तो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। देयर इज वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब्स विद अ क्लियर एंड डेफिनेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन द कंपनी। तो ये लाइन पढ़ के अपन को क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ये लाइन पढ़ के अपन को पता चल रहा है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है। लिखते जाते हैं अपन साइड बाय साइड जैसे जैसे केस स्टडी आगे बढ़ेगी। नाउ बट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रूल्स, मतलब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एम्प्लॉइज पर हैं कि वो किसी और से नहीं बात कर सकते उनके रोल्स के अलावा, ये उनके लिए एक पॉलिसी है। फिर एज अ रिजल्ट कंपनी इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि वो लोगों से बात नहीं कर पा रहे, तो जो डायनामिक इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, कंपनी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही। कंपनी को ये पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। नाउ द वर्क फोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं रहते क्योंकि उनको एक दूसरे से बात करने नहीं दिया जाता, उनको साफ बोल दिया आपको इससे बात नहीं करनी है, ठीक है, एक रूल बना दिया है। सो वो क्या हो गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ओके, नाउ द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसीजरल डिलेस, कंपनी ये भी फेस कर रही है कि काम जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है, और इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट्स, और जो लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कंपनी उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर रही कि सर आपका काम बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया, इसको ट्रेन भी करो एंड इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, वी अप्रिशिएट यू, अवार्ड्स देना, अमेजॉन वाउचर्स देना, कंपनी कुछ भी कर सकती है उनको हैप्पी फील कराने के लिए, बट दे आर नॉट डूइंग सो, ठीक है, इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन है। अब आपको सजेस्ट करना है, आप क्या हो, आप अपने आप को मानो अब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के भला करने वाले व्यक्ति हो, आपसे गाइडेंस ली गई है। अब आपको सजेस्ट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकती है ना, कि आप ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहते हो, तो आपको ये बताना है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हटाया जाए, ठीक है। सो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ पर हुई, इस वाली लाइन पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अगर थोड़ी बहुत बात कर भी रहे हैं उससे यही पता चलता है, उसको पॉजिटिवली लेके अगर ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करती, यस, पर ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स वगैरह रेगुलेशंस इसलिए बनाए ताकि जो र्यूमर्स हैं वो नेगेटिविटी में ना बदलें, बट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ये सोच के चले कि आप इतनी ही बात करो, नेगेटिविटी मत करो, इतना थोड़ा अलाउ कर दे, एकदम रिस्ट्रिक्ट ना करती तो ये नहीं होता कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और हम अडेप्ट ही नहीं कर पाए, और क्रिएटिविटी रिकग्निशन करती तो शायद वो एम्प्लॉय बेटर फील करते, शायद वो रेजिग्नेशन के बारे में नहीं सोचते। सो अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक वही ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया होती है जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होता है। ओके, नाउ गिव एनी 2 बेनिफिट्स इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। सो फर्स्ट, फास्टर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन,
इट हेल्प्स एंड क्विक फीडबैक। इनफॉर्मल में क्या होता है, फटाफट बातें फैलती है ना, तो फास्टर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन और क्विक फीडबैक मिलता है। इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स एंड इन्हांसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी उनकी सही है ना, वो दिमाग से उनको दिमाग में उनके नेगेटिविटी नहीं आ रही अगर उनको ये सब अलाउ किया गया है तो, ठीक है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहे हैं। तो मैंने आपको 3 बेनिफिट्स दे दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड बेस्ट है, अगर वो याद नहीं आए तो ये जनरल वाला भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा जनरल है, ये तब यूज़ करना है स्टूडेंट्स जब कुछ याद ना है। ओके, नाउ नेक्स्टली ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर एंड और कंप्लीट टॉपिक एंड हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। बट जाने से पहले आप सुनिए, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड के, यानी सारे स्टेट बोर्ड्स की। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स कवर्ड हैं स्टूडेंट्स? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हमारे पास वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जैसे एक्साइटिंग कोर्सेज भी हैं। सो अगर आपको उन एरियाज में इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दोस। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्ज़ाम के पहले जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं हम आपको क्रैश कोर्सेज, मैराथन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अभी तो हम आपको 1 शॉट रिविजन्स देते हैं, बट इसके अलावा एग्ज़ाम के जस्ट पहले हम आपको क्रैश कोर्स देते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हो। नाउ हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको नोट्स या ई बुक्स चाहिए, नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन फॉलो दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।